विद्यार्थी लोग, आज हम फिर आपको हर क्लास के लिए, कंपटीशन के लिए, एनुअल के लिए आपको साइंटिफिक काउज देने जा रहे हैं। जनरल साइंस यानी जनरल स्टडीज भी इसको कहते हैं, और साइंस में किया जाता है जनरल साइंस कराता है। सब विषय को करे तो जनरल स्टडीज कराता है यानी सामान्य अध्ययन, और कुछ लोग इसका साइंस में प्रयोग करते हैं तो सामान्य विज्ञान कहलाता है। चलिए आज हम वैज्ञानिक कारण में समझाते हैं। बहुत ही इंपोर्टेंट चीज है, वो है समझिए, देखिए, ज्ञान बढ़ाइए। जैसे पहला है उष्ण और शीत रक्तीय प्राणी, उष्ण और शीत रक्त प्राणी, जैसे इसको कहा जा सकता है इंग्लिश में हॉट एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल। यह क्या होता है? जैसे हम बात करें कि उष्ण रक्तीय प्राणी, हॉट ब्लडेड एनिमल, इसका अर्थ होता है जैसे मेढक, मछलियां, ये सब जल में रहती है, और मानव जानवर कुछ स्थल पर भी रहते हैं, स्थलीय और जलीय। लेकिन जहां तक कि उष्ण रक्तीय का बात करें तो इसमें मनुष्य, गाय, भैंस, भेड़, बकरियां, पक्षी, रेप्टाइल, ये सब उष्ण रक्तीय में आते हैं, हॉट ब्लडेड में, क्योंकि इनके शरीर का ताप वायुमंडल के ताप के अनुसार नहीं रहता। जैसे मान के मनुष्य का ताप है, मनुष्य का ताप है 37 डिग्री सी, वायुमंडल का होगा 45 डिग्री सी, तो ऐसा नहीं कि मनुष्य का शरीर का ताप हो जाएगा 45, 37 से रहेगा। तो जिस प्राणी का शरीर का ताप जो है आपको बाहरी वायुमंडल के ताप पर घटता बढ़ता उसी के अनुसार नहीं है, फिक्स है, स्थिरांक है, इसलिए इसे हम उष्ण रक्तीय प्राणी कहेंगे। समझ गए? शीत रक्तीय में जैसे मान लिया कि मेढक या मछलियां हैं, गर्मी के दिनों में भी पानी में रह लेते हैं, जाड़े में बर्फ जम जाता है फिर भी पानी में रह लेते हैं। उनके शरीर का ताप वायुमंडल के ताप के अनुसार ही चलता है। वायुमंडल हो जाए 40 डिग्री तो उनके बॉडी का भी 40 डिग्री, वायुमंडल हो जाए 5 डिग्री सी तो उनके बॉडी का भी 5 डिग्री सी। तो ऐसे प्राणी को कोल्ड ब्लडेड एनिमल यानी शीत रक्तीय प्राणी के नाम से जाना जाता है। चलिए, हल हो गया यहाँ। अब आते हैं हमें ठंडा और गर्म अनुभव क्यों होता है। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे वायुमंडल में या कहीं भी उष्मा का प्रवाह पानी की तरह होता है। जैसे पानी उच्च क्षेत्र से निम्न क्षेत्र की ओर प्रवाहित होता है, फ्लो करता है, उसी प्रकार से उच्च उष्मा वाले क्षेत्र से निम्न उष्मा वाले क्षेत्र में उष्मा का भी प्रवाह होता है, हीट का। तो कहने का मतलब कि ठंडा, मान लिया कि हमारा शरीर का ताप है 37 डिग्री सी, गर्मी के दिनों में 45 डिग्री सी लहर चलने लगे, तो उष्मा वायुमंडल में ज्यादा हो गया शरीर की अपेक्षा, तो वायुमंडल से उष्मा का प्रवाह बॉडी में होगा, तो हमें गर्मी महसूस होगा, पसीना निकलेगा, प्यास लगेगा, पाचन सही से नहीं होगा, पानी ज्यादा पीने के बाद भी लगता है कि पानी की कमी महसूस हो रही है। परंतु यदि मान लिया कि वायुमंडल का ताप जो है ठंडे के मौसम में आपको 8 डिग्री सी हो गया, तो अब यहाँ बढ़ गया, इसके अपेक्षा सापेक्ष यहाँ बढ़ गया, बॉडी का ताप वायुमंडल के ताप के सापेक्ष बढ़ गया, तो यहाँ से टेम्परेचर आएगा वायुमंडल में, तो टेम्परेचर का यहाँ से बॉडी से निकल के वायुमंडल में आना, यहाँ पर ठंडक बनाएगा। उष्मा एक ऊर्जा है, कैलोरी से मापक है, परंतु ठंडा कोई ऊर्जा नहीं, यानी किसी पिंड से, किसी वस्तु से उष्मा के हट जाने के कारण उस पिंड में बनी स्थिति को ठंडक कहते हैं। जैसे जैसे ठंडक का माप वही होती है, जैसे मानिए कि किसी वस्तु का ताप 4 डिग्री सी, इसका मतलब उसमें 4 डिग्री सी टेम्परेचर रह गया, 0 डिग्री रमना टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर की माप होती है, ठंडक की माप नहीं। ठंडक की माप टेम्परेचर से ही तुलना कर ली जाती है, उसी के आधार पर माप ली जाती है। उष्मा एक ऊर्जा है, ठंडक ऊर्जा नहीं है। उसी प्रकार से आप देखते हैं कि जाड़े के दिनों में हैंडपंप यानी कल चलाते हैं तो भोर में गर्म पानी निकलता है, और गर्मी के दिनों में, लहर के दिनों में चलाते हैं खूब 4 घंटे चलाकर तो ठंडा पानी निकलता है। कारण क्या है? अगर हीटर या गीजर कूलर नहीं लगा हुआ है। कहने का मतलब क्या है कि मान लिया कि पृथ्वी के अंदर से जल निकाली जाती है, उस लेयर को जल भौम स्तर कहते हैं। हर जगह का लेयर का ताप अलग अलग होता है। जैसे कहीं कहीं कुंड में आप देखते हैं, राजगीर वगैरह में गर्म पानी का कुंड है, तो ठंडे पानी का कुंड है, तो जल भौम स्तर पर निर्भर करता है। मान लिया कि कहीं भी जल भौम स्तर का जल का ताप है 8 डिग्री सी, ऐसे 8 होता है, 7 होता है, 9 होता है, 11 डिग्री सी होता है, जल भौम स्तर पर निर्भर करता है। तो 8 डिग्री सी है। अगर हम गर्मी के दिनों में चलाते हैं, इधर 45 डिग्री सी टेम्परेचर है, तो 45 के सापेक्ष 8 लगेगा ठंडा। लेकिन यही 8 डिग्री सी को 0 डिग्री सी जाड़े में चलाया जाए तो 0 डिग्री सी की सापेक्ष 8 लगेगा गर्म। गर्म ठंडा होने का यही कारण है, अंदर गर्म ठंडा नहीं होते रहते। जहां का पानी है, जिस लेयर का, जो उसका
जहाँ जो गुण में है जितना ताप का है उतना ही रहता है, बाहरी वायुमंडल पर ठंडा गर्म लगता है। जैसे मान लीजिए 100 रुपए का नोट आपके पास है, तो 100 रुपए का नोट 100 रुपए का है तो है, और उसके सामने 500 का आ गया तो 100 रुपए का नोट छोटा कुछ अनुभव होने लगा, सापेक्ष है, ये मेंटेलिटी बदल जाती है ऐसा। अगर दूसरी प्रकार से 45 गर्मी के दिनों की अपेक्षा कल का पानी 8 डिग्री है, आपको यहाँ ठंडा लगेगा, और 0 डिग्री सी में 8 डिग्री सी गर्म अनुभव होगा। इस तरह से तंत्रिका तंत्र द्वारा अनुभव किए जाते हैं ठंडा और गर्म। तो इस तरह से हमें ठंडा और गर्मी का अनुभव होता है। अब नंबर 3 में आते हैं, गर्म भोजन में स्वाद अधिक क्यों होता है? गर्म भोजन का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। गर्म भोजन का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, इसीलिए जीभ के पूरे सतह पर फैल जाते हैं, और जीभ में ग्रंथि, स्वाद की ग्रंथियां 3 लेयर में है। अग्र मीठे स्वाद को ग्रहण करती है, मध्य नमकीन और खट्टे, अंतिम तीखा और तीता, सब पर फैल जाते हैं। भोजन में पाए जाने वाले सभी गुणों को तीनों ग्रंथि के क्षेत्रों द्वारा अनुभव कर लिया जाता है। और हम ठंडा भोजन खाते हैं तो क्या होगा, जहां पर रखे वहीं पर आ गया, पृष्ठ तनाव कम है, इसलिए गर्म भोजन ज्यादा स्वादिष्ट होता है और ठंडे भोजन कम स्वादिष्ट होते हैं, क्योंकि इनका पृष्ठ तनाव गर्म भोजन का अधिक होता है। जैसे समुद्रों में भी कुछ ऐसी बातें आती है कि जब ज्यादा लहरें ऊंची ऊंची आती है तो तेल, कुछ लोग जहाज पर वाले तेल छिड़क देते हैं, तेल से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, ऊंची लहरें ढह जाती है, जहाज चलाने से बच जाता है। या नलियों में पानी में बैठे हुए मच्छर और मच्छर के अंडे पानी पर पृष्ठ तनाव के कारण ही बैठ पाते हैं। मिट्टी का तेल डाल देने से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, मच्छर के अंडे और मच्छर डूब जाते हैं। इस तरह से पृष्ठ तनाव या पानी के वर्षा के बूंद गोलाकार क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। वह एक ऐसा बल है जो क्षेत्रफल को कम से कम में सिमट कर रखना चाहता है। पानी गिरते हुए बूंद लंबा होकर के गोला में सिमट लेता है, पृष्ठ तनाव के कारण ही है। तो पृष्ठ तनाव के कारण आपको कई उदाहरण दे दिए, ये सब पृष्ठ तनाव के कारण ही होते हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब आप यहाँ तक अच्छी बातों को समझ चुके हैं। अब इसके बाद क्लोज एंड ओपन सर्कुलेशन सिस्टम, खुला बंद और खुला परिवहन क्या है? जैसे प्राणी संबंधी बातों में आ गया, अभी जीव विज्ञान से जुड़ गया। जैसे कहने का मतलब है कि जिन प्राणियों में रक्त का परिवहन नस द्वारा हो, जैसे मनुष्य में हम आगे बताएंगे, अभी तो शुरू सब किए हैं एपिसोड। कहने का मतलब कि प्राणियों में, जिन प्राणियों में रक्त का परिवहन एक नस द्वारा होता है, नस धमनी और शिराएं 2 भाग में बटी हुई है। हम अगले वीडियो में या बाद की वीडियो में इसको वर्णन करेंगे, सर्कुलेशन सिस्टम में, ह्यूमन सर्कुलेशन सिस्टम में। तो जिन प्राणियों में ब्लड का सर्कुलेशन धमनी और शिराओं द्वारा होता है, नस द्वारा हो, मानो गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, पक्षी, जानवर, बंदर, गोरिल्ला, सब में नस से ब्लड बहते आते हैं, इसे हम कहते हैं आपको क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम। लेकिन परंतु देखा जाए तिलचट्टे में, केचुआ और जोंक में ये सब में नस नहीं होते, ना धमनी और ना शिराएं हैं। इनमें जो है मस्कुलर कैनाल बन जाते हैं, उसी से जो है आगे बताएंगे हम किस तरह से प्रेशर आते जाते हैं। एक तरफ से हृदय से प्रेशर, एक तरफ से स्किनल यानी उसके त्वचा से प्रेशर, उसी कैनाल से आते जाते हैं। कोई नस नहीं होता तिलचट्टे में, इसीलिए उसका परिवहन तंत्र को क्या बोलते हैं? ओपन सर्कुलेशन सिस्टम, खुला परिवहन तंत्र कहते हैं। आप जानते हैं कि तिलचट्टे 2 वर्ग का सदस्य है, कीटी में भी आता है, आर्थ्रोपोडा में भी आता है। और इस तरह से ये बंद और खुला परिवहन तंत्रों को परिभाषित किया जा सकता है। तो इस तरह से आप इस वीडियो में 1, 2, 3, 4 और फिर जो इसमें कई उदाहरण भी समझ चुके हैं, और सबको सुनिए, समझिए, याद करिए, कॉपी पर नोट करिए, डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद आप इसे बार बार अभ्यास करते रहिए, तो आपको सब बातें जुबानी याद हो जाएगा, परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होगी। पढ़िए और हौसला के साथ मानिए कि हम भी कुछ जानते हैं, आप अपने आप को कमजोर न माने, क्योंकि आप विद्यार्थी हैं, तेज हैं, सब पढ़ के याद कर ले रहे हैं। तो इस तरीके से अगले वीडियो में हम और भी जीएस लेकर के 4, 5, 6, 7 टॉपिक लेके आएंगे। और इतना के लिए आपको, हमको आमंत्रित करने के लिए सब्सक्राइब, और ये सब तो बात आप जानते करते हैं, क्या हर बार बोला जाए, आप करते रहिए। अगर आप समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आप आमंत्रित करते रहिए। धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।